तो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में सारे नंबर डिस्कस कर लिए थे। जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, कोई बात नहीं, जितनी भी संख्या हो सकती थी सब हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम जरूर वास्तविक संख्या है, लेकिन हमें वास्तविक संख्या इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि केवल वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या तो सारी होती हैं, कोई भी संख्या, यही तो बताया मैंने आपको, वास्तविक संख्या सारी होती हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मासापा। मासापा मतलब HCF। क्या पढ़ना है, HCF। हिंदी में क्या बोलते हैं, मासापा। तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। जब फुल फॉर्म पे जाएंगे, इसका मतलब समझेंगे, तभी कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हर चीज़ नाम में छुपी होती है, ये बात आपको पता है। जैसे इंसान के नाम में तो नहीं छुपा होता, इंसान का नाम तो कुछ भी रख दिया जाता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर हम कोई पढ़ाई की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो नाम में सब कुछ नाम में छुपा होता है। जैसे इसका नाम है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको माँ सा पा। पहले तो देखो, जो हिंदी की बुक हुआ करती थी उसमें मासापा यही पढ़ते थे हम लोग, मतलब HCF नहीं पता होता था। अब आपकी जो NCERT है, NCERT में मासापा ने लिख के HCF ही लिखता है। वो आप देखोगे वहाँ पर शॉर्ट में लिखेगा, या तो पूरा लिखेगा महत्तम समापरिवर्तक जो भी होता है, HCF लिखा है ना, इंग्लिश में HCF ही लिखता है। तो आपको इंग्लिश में ही थोड़ा मतलब बाइलिंगुअल पढ़ना है चीज़ों को, ये नहीं है कि पूरी प्योर हिंदी पढ़नी है। प्योर हिंदी अगर कोई चीज़ केवल हिंदी में भी लिख रखी है तो कोशिश करना है उसकी इंग्लिश भी सीखनी है। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या होता है, लिख नहीं रहा मैं, लिख दूँ या फिर लिख नहीं रहा, क्या महत्तम समापरिवर्तक, ऐसे करके होता है। फिलहाल हम इंग्लिश के नाम से इसका मतलब समझते हैं। हाईएस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब, जैसे टीम मैच खेलते हैं तो एक प्लेयर कॉमन रख देते हैं जो दोनों की तरफ से खेलता है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड होता है इसका मतलब। अब देखो हम समझते हैं क्या चक्कर चल रहा है ये पूरा। जैसे अब मैं आपसे ये पूछूं, मैंने दो संख्या ले ली 12 और 8, 12 और 8 नहीं, 12 और 18 ले ली मान लो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे 12 है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 2 क्या है 12 का, 2 या 3 या फिर 6, ये क्या है सब, इसके गुणनखंड है। ये बात पता है कि नहीं आपको। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 12 का गुणनखंड है, क्या कहोगे आप, है, क्योंकि 12 6 से डिवाइड हो जाता है। मतलब इससे जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब 12 के गुणनखंड है। जो जिस संख्या से 12 डिवाइड हो सकता है, 2 से हो जाता है, 3 से, 4 से, 5 से नहीं, 6 से हो जाता है। ये सब क्या है, 12 के गुणनखंड हैं। तो इस चीज़ को फिलहाल हम नहीं लिख रहे, आप ऐसे ही समझो। 12 के गुणनखंड है 2, 3, 4 और 6, क्लियर है। 18 के गुणनखंड बता दो ऐसे ही कौन कौन से हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके लिख दिए मैंने 2, 3, 4 और 6, और इसके लिख दिए 2, 3, 6 और 9। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम आ जाते हैं किस पर, अपने इसके नाम पर। सबसे पहले इसने क्या क्या, पीछे से देखते हैं। पहले तो इसने कहा फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, सारे हैं गुणनखंड, 12 के ये सारे हैं, 18 के ये सारे हैं। इस वर्ड का काम खत्म हो गया। इस पे आ जाओ कॉमन। कॉमन का मतलब ओवेनिस्ट हिंदी में बोलते हैं कॉमन, और सीधे में ओवेनिस्ट से मतलब नहीं है, मतलब है कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब जो दोनों जगह हो। ठीक है, ऐसी कौन से फैक्टर हैं जो दोनों जगह हैं, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो अगर ये वाला वर्ड ना होता, हाईएस्ट ना होता, केवल होता कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में आंसर क्या क्या होता, 2, 3 और 6, ये आंसर होता हमारा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। अगर केवल कॉमन फैक्टर पूछा गया होता तो हमारा आंसर होता 12 और 18 के लिए। कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 2 है, 3 है और 6 है। लेकिन जब मैंने लगा दिया हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, कॉमन। कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन वाले 9 कॉमन नहीं है, ऊपर नहीं है 9 ऊपर नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है 9। 6 है ऐसा जो कॉमन है,
और सबसे बड़ा इन तीनों में, तो इसका HCF क्या हो गया? 6 हो गया। 100% सभी को बात समझ आई या नहीं? क्लियर है बहुत अच्छे से? अब जो इनका निकालने का कुछ तरीका होता है, फिलहाल एक तरीका पहले सीख चुके हो HCF निकालने का, और दूसरा तरीका अब सीखने जा रहे हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सीखने जा रहे हो। एल्गोरिदम सीखोगे यहाँ पर। फिलहाल मैं नॉर्मल वाला मेथड एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। नॉर्मल वाला करवाऊँ? नहीं, नॉर्मल वाला छोड़ो, डायरेक्ट यही मेथड देखते हैं जो आपकी बुक में है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल वाले की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अगली वाली एक्सरसाइज में। तो पहले हम देखते हैं कौन सा, यही जो पूछा जा रहा है हमसे। अब जैसे मैंने 12 और 18 का पूछा था आपसे, यही तो पूछा था, तो निकालने का तरीका क्या होगा? जो छोटा है उससे बड़े में भाग दे दो। 2 भाग कितनी बार जाएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या बचेगा? अब जो यहाँ बचा है ना, उससे भाग देना है किसमें? इसमें। इस वाले को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से कितना 2 बार जाएगा? ये 12। जब 0 आ जाए तब रुक जाना है। और जो लास्ट बार जो हमने जिससे भाग दिया था ना, वही हमारा HCF है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं? और एग्जांपल देता हूँ, आप इसी तरीके से करके दिखाओ। ठीक है, 2 संख्याओं का हमें HCF निकालना है, 135 एंड 225। उसी वाले मेथड से कर दो जो बताया मैंने, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। 135 225 कितने बार जाएगा ये? एक बार जाएगा, तो कितना आएगा? 135। बचेगा कितना? 90। फिर 90 से भाग देंगे 135, 90 यहीं रहेगा, ये 135 उठ के इधर आ जाएगा। तो 90 से 135 में एक ही बार जाएगा, 90, 45 बचेगा। अब ये 90 उठ के इधर आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 90, 0 बच गया। जो लास्ट डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या होता है? यही HCF है, डिवाइज़र जिससे भाग दिया हो। वो इंग्लिश में 3 चीज़ें, डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर और कोशेंट। हिंदी में क्या होता है? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो ये क्या है? 45। अच्छा, ये 135 पहले क्या था? 225 क्या था? 135 है भाजक, और ये क्या है? भाज्य। ये भागफल है, ये, और ये 90 जो बताया था शेषफल है। ठीक है, तो ये क्या है? HCF क्या होता है? जो हमारा अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक, उसी को हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं आपको? पक्का? तो नोट कर लो इसको फटाक से। अब देखो, इस क्वेश्चन में आप गलती क्या कर रहे होगे? गलती ये कर रहे होगे, 196 से एक बार गया ये, एक इधर लिख दिया होगा और फिर ऐसे लिखा होगा नीचे जो भी शेष बचा होगा। ये नहीं करना है। यहाँ पर इस वाले मेथड में, जैसे ये तो हम बचपन में भाग देते थे, यहाँ पर हमें क्या करना है? एक ही बार में पूरे में नंबर में भाग देना है। जैसे पहले 135 था और इधर 225 था, इसको हटाओ, एक सेकेंड, इधर क्या था? 225 था। तो आपने क्या किया? एक बार गया, 135 लिख दिया। समझे आप? अगर यहाँ पर क्या होता? एक 0 और होता, एक 0 और होता, तो आप क्या करते? ये चालू कर दिया था। तो यहाँ पर 135 है ना, एक बार जाएगा ये, और फिर आप क्या करोगे? 90 बच रहा था कितना? हाँ, 90 बचेगा, 90, उधर से एक 0 उतारोगे, और फिर 135 से 900 में डिवाइड करोगे। ये नहीं करना, एक ही बार में डिवाइड करना है पूरा। मतलब ये चीज़ तो अलग से करके देख लो, 135 से ये कितने बार जा रहा है? 2, हाँ बोलो, क्या कितने बार जाएगा ये जाएगा पहले एक बार 135, फिर 9 बचेगा, 9 मतलब 90 बचेगा, 90, 135 से कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा? 135 से कितने बार जाएगा ये? 6 बार। 135 का 6 में करके देखो, 0, 3, 9, 18, 18 3 21, 6 और 2, 6 2 8,
810, यही ठीक है। तो कितनी बार गया ये? 6 बार। 810 शेष कितना बचा? 90। अब ये करना है 16 बार जा रहा है ये, ना कि एक बार। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? 16 लिखोगे, 16 बार गया भाई ये। और यहाँ पर कितना आया? 16 बार में डिवाइड करके कितना आएगा ये? 16 में जब गुणा करोगे 135 की, तो ये आपका आएगा 90 बच रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 90 तो शेष बचेगा। और कितने बार जाएगा ये? 135 गुणा कर लो 135 की 16 में गुणा कर लो, कितना आएगा? 16 पंजे 80, 8 16 थी 48, 48 और 8 56 का 6 5 16 और 21 60। तो 21 60 गया ये, 90 शेष बचा। बात समझे आप मेरी या नहीं? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? पूरा डिवाइड करोगे एक ही बार में, ये नहीं है जैसे पूरा एक एक करके डिवाइड करोगे इस वाले मेथड में। अब ये 90 आ गया, अब 90 से डिवाइड करोगे 135 में, एक बार जाएगा, फिर वही प्रोसीजर आगे। बात समझ पाए आप क्या कहा मैंने या नहीं? तो आपको ये देखना है 196 से 38,220 पूरा कितने बार जा रहा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप? कितने बार जा रहा है ये? कितनी बार जा रहा है? कैलकुलेट किया होगा ना आपने? 195 बार जा रहा है। और इसकी इसमें गुणा करके पूरा यही आ जा रहा होगा, मतलब पूरा जा रहा होगा, शेष कुछ नहीं बच रहा होगा। पूरा जा रहा है ना ये 196 से। तो शेष कितना बचा यहाँ पर? 0। पहली बार में शेष 0 बच जा रहा है। इसका मतलब HCF क्या है हमारा? 196 ही है। बात नहीं समझ पाए आप? मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, अगर मैं लिखूँ 12 और 48, मैं पूछूँ कि HCF बताओ, ठीक है? तो आप क्या करोगे? 12 लिखोगे यहाँ पर, 48 लिखोगे यहाँ पर, 4 बार गया 48, शेष आ गया 0। तो यही तो HCF हो गया। अगर पहली बार में शेष 0 आ गया तो जो यहाँ पे होता है वही तो HCF होता है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर है ये? तो तीसरा वाला कर लोगे आप इसी तरीके से। तीसरा मैं नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने इस वाले मेथड से कर तो दिया ये, लेकिन होता क्या है, जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो क्या है? वो आपकी ये जो डिवीजन एल्गोरिदम मतलब विभाजन एल्गोरिदम, तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये है आपकी क्या? विभाजन एल्गोरिदम। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है, अब ये क्या लिख दिया, कुछ लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब समझाता हूँ मैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 25 में 4 से भाग दोगे आप 26 में दो, 26 में 4 से भाग दो, कितने बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? बोलो जल्दी। 6 बार। कितना आएगा? 24 और 2 बचेगा। तो देखो, मैं इस चीज़ को पता है कैसे लिख सकता हूँ? ये 26 है ना, उसको यहाँ लिख लो। किससे भाग दिया था? 4 से, उसको यहाँ लिख लो। जो भागफल आया 6, उसकी गुणा कर दो इसमें, और जो शेषफल आया 2, उसको जोड़ दो यहाँ पर। तो ये कुछ गलत नहीं लिख दिया मैंने, कोई गुनाह नहीं कर दिया ऐसे लिख के। क्यों? 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 ही तो है इधर। आई बात समझ या नहीं? तो क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने? भाज्य, जिसमें डिवाइड किया। यहाँ भाज्य लिखा, यहाँ भाजक लिखा, यहाँ भागफल लिखा, और यहाँ शेषफल लिख दिया। बात समझ में आ गई? ये है एल्गोरिदम आपकी, जो विभाजन एल्गोरिदम है। हाँ बोलो। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी एल्गोरिदम में कैसे लिखूंगा मैं? इस तरीके से। वो बहुत आसान है लिखना, आपने अगर ये कर लिया है तो। कैसे लिखोगे आप? ये लिख लेना सभी कॉपी में। ये है विभाजन एल्गोरिदम। तो विभाजन एल्गोरिदम लिख के इसको लिख लो। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे इसी एल्गोरिदम के अनुसार। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मुझे ये बताओ, हमारा भाज्य क्या था इसमें? सबसे पहला 225। 225 हमारा था भाज्य। भाजक क्या था? भागफल, शेषफल। सही है। 135 की 1 में गुणा करेंगे 135 और 90, 225 ही तो आएगा। इसके अगला स्टेप क्या होगा? 135 यहाँ आएगा और 90 जो शेषफल है वो इधर आएगा। यही काम किया हमने। देखो, 90 से भाग दिया 135 में, 90 से भाग, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, भाजक हो गया। कितने बार गया? 1 बार। 1 की लिख दी। शेषफल कितना बचा था? 45। सही बात है। 90 गुणा 1 90 प्लस 45 135। 90 को इधर ले आओ
45 को इधर ले आओ, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, बस शेषफल यहाँ बचा 0, बस यहीं खत्म हो गया। ये हमारा अंतिम भाजक है। ये क्या अंतिम भाजक कितने स्टेप में मिल गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप में हमें भाजक मिल गया, जो कि हमारा क्या है? HCF है। इसी को हम HCF बोलेंगे। तो इस तरीके से करके और दिखा देना होगा, क्योंकि तरीका बुक में इसी तरीके से हो रखा होता है। तो जनरली टीचर्स ये कहते हैं कि इस तरीके से करके दिखाओ, नहीं तो दोनों तरीके से हमें चाहिए तो हमें HCF ही ना। सेम प्रोसीजर है इसका भी और इसका भी, जो काम इधर कर रहे हैं वही काम हम इधर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप ऐसे लिखना सीख गए, अब चाहो तो आप ऐसे ना करके डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे करने में गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। कैसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं? जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन था, अगर आप दूसरे वाले क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते तो आप क्या करते? जो सबसे बड़ा वाला नंबर है 38220, इधर बराबर में क्या लिखते? 196। ये भाज्य है, इसको हमने भाजक बना लिया। अब क्या करेंगे? हम देखेंगे ये कितने बार जा रहा है इससे। तो हम देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अलग से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा 195 बार गया ये। तो सीधे सीधे हम यहाँ 195 डालेंगे और शेषफल कितना बचा? 0, वो यहाँ लिख देंगे। तो बस शेषफल 0 बच के यही हमारा स्टेप खत्म हो जाता है। इसके आगे हमें जाना ही नहीं है। तो जो हमारा अंतिम क्या, पहला और अंतिम यही है, अंतिम भाजक, और यही हमारा HCF है। समझ पाए आप क्या कह रहा हूँ मैं? तो इसमें गलती होने के चांसेस भी ना होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बार बार डिवाइड कर रहे थे, तो जो लास्ट डिवाइड किया था आपको लगा कि यही HCF है, वो नहीं है। ये तरीका है करने का। बात समझ में आया? टाइम लग गया, लेकिन ये मेथड आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। दोनों मेथड समझ आ गए होंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। और जो गलती जो होती है वो भी सेकंड वाला क्वेश्चन जो था, इसी में गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब पूरा भाग चला जाए तो पहले में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो वो भी आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी देखो, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है करवाने को, तो उसको 2 मिनट में करवा दो कि ऐसे ऐसे होता है, ख़त्म। ठीक है, जैसे मैं करवा ही देता हूँ पहले, लेकिन वो एक कंसेप्ट है, वो पूरा एक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन के अलावा एक वो पूरा कंसेप्ट है जिसको समझाने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। लिखवाने को कोई भी लिखवा देगा, लिखवाने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ, करना कैसे होगा आपको। उसमें क्या रहा है क्वेश्चन में? ये क्या है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हमें क्या दिखाना है कि ये तीनों कैसे हैं? विषम है, यही तो दिखाना है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब अच्छा, जो जैसे नोटेशन होता है वो क्या होता है? A = BQ + R। ठीक है, ये जो विभाजन एल्गोरिथम है इस तरीके से लिखी जाती है। A क्या है यहाँ पर? भाज्य। A भाज्य है, B क्या है? Q क्या है? भागफल। क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट फॉर Q, इसीलिए भागफल होता है। R रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर हम क्या है, जब b = 6, b = 6 क्यों? क्योंकि b की जगह पे 6 लिख रहा है, b की जगह पे 6 लिख रहा है, q अपनी जगह पर है, r की जगह 1 लिख रहा है, आप चेक करो तो। ठीक है, यहाँ पर b कितना है? 6 है। b मतलब भाजक 6 है। इस जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार हमारा यहाँ पर क्या है? भाजक 6 है। जब भाजक 6 होता है तो संख्या किस किस तरीके की हो सकती है? तब a बराबर क्या क्या हो सकता है? 6q हो सकता है, 6q + 1 हो सकता है, 6q + 2 हो सकता है, 6q + 3 हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है, 6q + 5 हो सकता है। ठीक है, हाँ 5 तक जाएगा। अब ये है कि 5 तक ही क्यों गया? ये भी, इसमें भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है मुझे आप ये बताओ। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5। यहाँ पर मेरा भाजक क्या है? 4 है। ठीक है, 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 × 5 + 1। 22 को क्या लिख सकता हूँ? 23 को 20 और 3 23, 24 को 4 × 5 + 4। ये तो नहीं समझ रहा कोई? 20 और 4 24। यस सर। क्यों करूं? मैं सीधे 4 × 6 लिख दूंगा। ठीक है, +0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जब मेरा भाजक 4 है तब शेषफल या तो 0 है
यहाँ पर भी 0, या 1 या 2 या 3, 4 शेषफल बचे। 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 शेषफल नहीं आएगा। 4 से अगर भाग दे रहे हो तो 4 कभी शेषफल आएगा नहीं, 3 ही आ सकता है। तो 3 तक आया, फिर सीधे 4 गुणा 6 हो गया। अब ये आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा चैप्टर, वो मज़ा नहीं आ रहा होगा जो आपको ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सब्जेक्ट चैप्टर्स में आएगा। क्यों बोरिंग नहीं है, कंसेप्ट है ये गहराई से समझना पड़ेगा तब चीज़ें समझ आएंगी। बहुत बारीक चीज़ें हैं ये, लेकिन अगर एक बार समझ आ गई तो फिर मज़ा भी सबसे ज़्यादा इन्हीं में आएगा आपको, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ या तो 6 क्यू हो सकता है, या 1 या 2 3 4 5 यही शेषफल हो सकते हैं, 6 शेषफल नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। अब इनमें से बता दो कौन सा सम है कौन सा विषम है। ये हमारा सम है, ये सम है, ये सम है। बचे हुए कैसे हैं, विषम है। ये सम वाले को सम क्यों कह रहा हूं मैं, 6q क्यों है सम, 6q + 2 क्यों है सम, 6q + 4 क्यों है सम, क्योंकि 2 से विभाजित हो जा रहा है। 2 से विभाजित क्यों हो जा रहा है, आप देखोगे 6q को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3q। 6q + 2 को 2 का अगर कॉमन ले लूँ लिख सकता हूँ 3q + 1। 6q + 4 है, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो इसको लिखा जा सकता है 3q + 2। अगर मैं 2 कॉमन ले पा रहा हूँ इसका मतलब इन तीनों का गुणनखंड 2 है, और 2 अगर गुणनखंड है मतलब 2 से ही भाग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये तीनों सम हैं। सम मतलब इवन नंबर हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 6q + 2 6q + 4 सभी का गुणनखंड होगा नहीं, 2 है, अतः ये सम संख्या हैं। तब 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 विषम होंगी। ये वाली बात समझ में आई आपको। देखो अगर ये सम है तो अगली विषम होती है, ये रूल है। अगर एक सम है तो उसके जस्ट अगली विषम होगी। ये सम है तो ये विषम है, और ये सम है तो ये विषम है, ये सम है तो ये विषम है। तो वही चीज़ हमने लिखी, ये तीनों सम थे तो बाकी ये 3 विषम हो गए। ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही करना होगा आपको आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन पे कम से कम 10 मिनट और समझाना है मुझे। क्यों समझाना है, क्योंकि ये है क्या चीज़, ये क्या है 6q + 1 6q + 2 क्यों लिखा जा रहा है, ये क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है। तो कल की क्लास में क्या बताऊंगा मैं आपको, ये क्या ये लिखी क्यों रहे हैं हम, क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसे लिखने की। जैसे मैथ्स होती है, आपको समझ में आता है कि 2 × 4 8 आ गया। भाई गुणा का काम ये है कि गुणा 8 मतलब गुणा करके किसी चीज़ को पता कर लेना। जैसे गुणा का क्या मतलब है, जैसे एक पेन 12 रुपये का आ रहा है, आपने मान लो 8 पेन लिए तो कितने रुपए दोगे दुकान वाले को, हाँ अरे कितने रुपए दोगे दुकान वाले को, 84, हाँ 96, 12 8 96। तो गुणा करने का ये फ़ायदा है, गुणा करने का आपको महत्व पता है। लेकिन ये जो हमने क्वेश्चन किया अभी, इसका महत्व भी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब किसी चीज़ का महत्व ना पता हो हमें तो वो चीज़ हमें बोरिंग लगती है कि नहीं। अगर महत्व पता हो तो बोरिंग नहीं लगेगी वो। तो अब ये क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, अब इसका महत्व क्या है इस ऐसे लिखने का, वो मैं कल समझाऊंगा आपको। आगे बात समझ आपको क्या है, ठीक है, ओके।